आज हमारे पास टॉपिक आएगा भारत का अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में क्या होगा कि नदियां कौन सी नदियां कहां कहां पर आती है। भाई हेडिंग डालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। भाई भारत का अपवाह तंत्र, इसमें जो नदियां आएंगी, नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन से दो भाग होंगे? पहले नंबर पे तो आता है हिमालय की नदियां और सेकंड पे आता है प्रायद्वीप भारत की नदियां। जो हिमालय की नदियां आती हैं उनमें मुख्य रूप से तीन नदियां आएंगी। कौन सी आती है? पहले नंबर पे आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। फिर आता है हमारे पास में गंगा नदी अपवाह तंत्र। और फिर आएगा इसी में ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी अकेला सिंधु नदी भी तो लिख सकते थे हम भाई, साथ में अपवाह तंत्र लिखने का मतलब क्या होगा हमारे पास में? अपवाह तंत्र का मतलब यह होगा कि इसकी सहायक नदियों का जिक्र है। हमारे पास में मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु नदी। और अपवाह तंत्र में इसकी जो सहायक नदियां आएंगी उनके बारे में जिक्र करेंगे। जो हमारे पास में प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं इनको भी दो भागों में बांटते हैं। एक तो आता है अरब सागर में गिरने वाली नदियां और सेकंड में आएगी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। यमुना गंगा की सहायक नदी है। क्या चीज? हाँ, ग्लेशियर से निकलती है, सभी की सभी ग्लेशियर से निकलेंगी कहीं ना कहीं। अरब सागर में गिरने वाली, और ये आती है सेकंड में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये नोट कर लिया सभी ने? अब हमारे पास शुरुआत करेंगे हम सिंधु नदी अपवाह तंत्र। और सिंधु नदी अपवाह तंत्र को जानने से पहले आप लोगों ने जो हिमालय पढ़ा था, और हिमालय का भी हमने दो तरह से विभाजन किया था। एक तो था भौगोलिक विभाजन और एक था प्रादेशिक विभाजन। भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से था? भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से था? भौगोलिक विभाजन में जो हिमालय का विभाजन आया था, सबसे पहले था ट्रांस के बाद में महान, फिर मध्य और फिर शिवालिक। जो प्रादेशिक विभाजन किया गया था उसमें सबसे पहले आया था हमारे पास में पंजाब हिमालय, उसके बाद में कुमायूं हिमालय, फिर हमारे पास नेपाल और उसके बाद में असम हिमालय। तो ये जो हिमालय पड़ा था उसी हिमालय से अब क्या करेंगे भाई, नदियां गुजरेंगी, कोई ना कोई पहाड़ी से, कोई ना कोई ग्लेशियर से आएंगी। अगर आप लोगों को हिमालय अच्छे से याद है तो ये भी चीजें अब 1 घंटे में याद हो जाएंगी। अगर नहीं याद है तो भी पहले तो आपको हिमालय याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्या क्या चीजें आएंगी वो अब हम देख लेंगे। तो अब हमारे पास में जो सिंधु नदी अपवाह तंत्र है इसका हम छोटा सा डायग्राम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में सिंधु नदी अपवाह तंत्र, और ये मुख्य रूप से जो पंजाब हिमालय था ना उसमें बहती है, क्योंकि पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक था? सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी तक था। तो यानी कि जो हमारे पास में सिंधु नदी आ रही है ना, तो ये हमारे पास में पहले तो इंडस, अगर हिंदी में बात करते तो सिंधु नदी और एंड में सतलुज नदी।
यानी कि जो पंजाब हिमालय आएगा उसका विवरण हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भी। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो नदी दिख रही है, इन नदियों में मुख्य नदी कौन सी आएगी? सिंधु। और उसके बाद वाली इसकी सहायक नदियां आती हैं, कौन सी आएंगी? सिंधु के बाद में आती है झेलम नदी। झेलम के बाद में कौन सी आएगी इसी में? चेनाब। चेनाब के बाद में आती है रावी, ये रावी आ रही है। और उसके बाद में ब्यास और ये सतलुज। सतलुज नदी कौन से दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी कौन से दर्रे के द्वारा भारत में प्रवेश करती है? महान हिमालय पढ़ा था हमने, महान हिमालय में हमने दर्रे पढ़े थे, हिमाचल के दर्रे पढ़े थे, वहां से तो इसका उद्गम होता है। चलो इन बातों से तो ये तो पता चल रहा है अभी आप कितना पढ़ते हो। तो यहां से क्या क्या रहेगा, चलो कोई ना बता देंगे जब ये इसका जिक्र करेंगे, उद्गम कहां से होगा और कैसे ये भारत में प्रवेश करेगी। तो ये सिंधु नदी है और सतलुज नदी है, ये हमारे पास में क्या आते हैं अभी, इनका उद्गम भारत के बाहर से होता है अभी। और ये कहां से होता है? ये जो सिंधु नदी है, यहाँ पर एक ग्लेशियर आता है जिसका नाम आता है सिनकाबाब ग्लेशियर। सिनकाबाब ग्लेशियर, हिमनंद बोल सकते हैं, हिंदी में बात करेंगे तो हिमनंद। यहां से ये चलती है और उसके बाद यानी कि तिब्बत चीन से चलेगी, चीन के बाद भारत और भारत के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इस प्रकार से ये अरब सागर में जाएगी और अरब सागर में गिरने से पहले एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण भी करती है। फिर हमारे पास इसका ये कौन सा छोर आ रहा है? दायां आ रहा है या बायां आ रहा है? बाएं ओर से इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां मिलती हैं। कौन सी आती हैं? सबसे पहले आता है झेलम, झेलम के बाद में चेनाब, चेनाब के बाद में रावी, व्यास और सतलुज। ये इनकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं। आपने नाम सुना होगा पंजाब, और पंजाब का नाम कितने नदियों पर पड़ा है? 5 नदियों के। कौन सी? यहाँ पर हमारे पास में कितनी नदियां आ रही हैं? 6 आ रही हैं। अभी देखोगे ना तो 1 2 3 4 5 और 6। कौन सी 5 नदियों के कारण पंजाब का नाम भाई पंजाब पड़ा है? कौन सी है? अगर इनमें से सिंधु को छोड़ दिया जाए, नीचे वाली 5 नदियां आती हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, इनके कारण इनका नाम पंजाब रखा गया है अभी 5 नदियों के कारण। ये मैप है, थोड़ा सा और इसको देखेंगे तो ये आता है हमारे पास में गूगल मैप, जो ये नदियों का जाल सा है। हमें इतना पढ़ने की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमें इसे देखने मतलब पता लगेगी भी कहाँ से क्या क्या चीज़ें आ रही है। तो ये जो हमारे पास में तिब्बत चाइना से क्या हो रहा है अभी, सिंधु नदी का उद्गम हो रहा है और ये इस प्रकार से आगे चलती जा रही है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ ग्लेशियर पढ़े थे हमने काराकोरम श्रेणी के, याद है ग्लेशियर? काराकोरम श्रेणी के कुछ ग्लेशियर पढ़े थे हमने। सिंधु और उसके बाद में इसकी एक सहायक नदी आएगी शोक नदी भाई, और शोक की सहायक नदी आएगी हमारे पास में नुब्रा, यहां से आती है नुब्रा। और नुब्रा नदी का उद्गम कहां से होता है भाई? नुब्रा नदी का उद्गम कौन से हिमनद से होता है? सियाचिन से होता है। सीधा सिंपल प्रश्न पूछा जाता है भी सियाचिन ग्लेशियर है, उसका पानी कौन सी नदी में जाएगा? तो नुब्रा नदी में जाता है। उसके बाद ये पाकिस्तान में चली जाएगी और पाकिस्तान में कुछ इनकी भी सहायक नदियां आती हैं, जैसे ये गिलगित आ रही है। गिलगित के बाद में काबुल से एक काबुली नदी आती है, ये सिंपल प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में कुर्रम आएगी और एक ये गोमल आएगी। 4 इसकी सहायक नदियां ये भारत के बाहर से मिलती है, जो कि पाकिस्तान से आती हैं। फिर हमारे पास में ये आगे वाली बातें यहाँ पर चलती रहेंगी, इनको देख लेंगे। आप लोग पहले एक मैप बनाइए और मैप के साथ साथ में इन चीजों को नोट करते चलेंगे भी। अगर मुख्य रूप से हम देखना चाहें, सिंधु नदी उपवातंत्र ये हमारे पास मुख्य नदी रहेगी और ये इस प्रकार से बहने का काम करती है, और यहाँ पर कराची के पास में अरब सागर में गिरती है भाई। इनके बारे में हम देखेंगे और इनकी कुछ सहायक नदियां आएंगी। मैप कैसे बनाना है, चलो भाई बिल्कुल साथ साथ बनाएंगे। साथ साथ बनाने से पहले आप लोगों को कुछ और चीजें भी तो पता होगी कि जब हमने हिमालय पढ़ा था तो हिमालय पढ़ रहे थे, यहाँ पर कुछ हमारे पास में पर्वत श्रेणियां आ रही थी। पर्वत श्रेणियों में सबसे पहले पर्वत श्रेणी हमारे पास यहाँ पर कौन सी आई थी?
सबसे पहले पर्वत श्रेणी कौन सी थी? यहां पर कौन सी पर्वत श्रेणी आती है हमारे पास में? ये हमारे पास 3 प्रमुख श्रेणियां आ रही हैं और उसके बाद में कहीं ना कहीं चलते जाएंगे। तो यहां से सबसे पहले जो प्रमुख श्रेणी थी कौन सी थी? काराकोरम। काराकोरम, इसको समझते चलेंगे। सेकंड में हमारे पास में कौन सी थी? लद्दाख। और लद्दाख के बाद में यहां पर कौन सी आई थी हमारे पास में? जास्कर। ठीक है जी। इस प्रकार से हमारे पास में 3 पहाड़ियां थी, यह पर्वत श्रृंखलाएं थी। जो अब सिंधु नदी आएगी, इसका उद्गम कहां से होगा? भारत के पाकिस्तान, भारत से बाहर से होगा, यानी कि तिब्बत से होगा। और तिब्बत में एक झील आती है, इस झील को भी आपको ड्रा करना पड़ेगा, भी बहुत बार पूछ ली जाती है। ये झील कौन सी आएगी? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहां पर है? ये तिब्बत में है। तिब्बत एक देश है और उस पे क्या है? अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है, या हम चाइना भी कह सकते हैं। ये चीन का स्थान भी आता है। और इसी के पास में से एक ग्लेशियर आएगा। ग्लेशियर का नाम क्या रहता है? सिनकाबाब। सिनकाबाब ग्लेशियर से ये क्या करती है? इसका उद्गम होता है। और उद्गम होने के बाद में ये भारत के एक जगह आएगी, दमचौक। ये भी पूछा जाता है। दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। फिर उसके बाद में ये जो लद्दाख है ना, ये लद्दाख के दक्षिण की ओर बहेगी और बहने के बाद में पाकिस्तान में एक जगह आएगी चिल्लास, और चिल्लास के बाद में ये इस प्रकार से बहते हुए अरब सागर में चली जाती है। अभी यहां पर जगह कौन सी आ रही है? चिल्लास। और उसके बाद में जब काराकोरम श्रेणी में हमने कुछ ग्लेशियर देखे थे, जैसे विस्पर था, बोल्टोरो था, सियाचिन था। और सियाचिन से क्या हो रहा था? नुब्रा नदी का उद्गम हो रहा था। और उसी के बाद यहीं से 2 ग्लेशियर और भी आते हैं। एक तो आएगा यहां पर हमारे पास में सियाचिन, और एक आता है रियो हिमानी। ये हिमनद है दोनों के दोनों। यहां से रियो हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है शोक नदी। और ये इस प्रकार से इस काराकोरम पर्वत श्रेणी को पार कर लेती है। क्या नाम आ रहा है इसका? रियो हिमानी से आ रही है शोक नदी। और सियाचिन से कौन सी आ रही है? नुब्रा। ये यहां पर मिलती है भाई। इन दोनों से कौन सी आएगी? साथ साथ बनाते रहना भी, बाद में ये आप लोग बोलोगे ये क्या बन गया पता नहीं। यहां से कौन सी नदी आ रही है? श्योक। और ये जो नदी आएगी हमारे पास में, अलग कलर से लिख लेते हैं इसको, ये छोटी सी सियाचिन से हमारे पास में कौन सी नदी आएगी? नुब्रा। बाद में नहीं बनेगा, बाद में तो बहुत कुछ अटपटा हो जाएगा, साथ के साथ बनाते रहो वही। हाँ, ये ग्लेशियर है, सिनकाबाब हिमनद। ये कुछ इस प्रकार से अब चलती जाएंगी। और इसी के किनारे पर हमारे पास में जो ये लद्दाख श्रेणी आ रही है ना, तो लद्दाख श्रेणी में एक शहर भी आता है। कौन सा आएगा? लेह शहर। ये बात बन रही है या वैसे ही भाई उतार रही हो? समझ में आ रही है या? उसके बाद भी हमारे पास सेकंड नंबर पे कौन सी नदी आ रही थी? सेकंड नंबर पे कौन सी नदी आएगी? झेलम। और ये झेलम इस प्रकार से निकलेगी कि यहां से निकलने के बाद में ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में क्या करती है? अभी कुछ नदियां सीमा बनाती है और आगे चली जाएगी। और आगे हमारे पास में
जो चेनाब नदी आ रही है ना उसमें मिलेगी। और चेनाब नदी का उद्गम की हम बात करेंगे तो ये कहां से होगा? चेनाब नदी का उद्गम यही हमारे पास में बारालाचा दर्रा के पास दो जलधाराओं से होता है। एक जलधारा आएगी हमारे पास में चंदर और सेकंड पे आती है बागा। चंदर और बागा, यहां से ये जलधारा चलेगी और आगे चलकर वही एक जगह आती है पाकिस्तान में, उस जगह का नाम आता है मिठान कोट। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया, मिठान कोट कौन सी जगह पे मिल रही है? ये मिठान कोट। और दो जलधाराओं से निकलती है, चंदर और बागा, इसलिए चेनाब नदी का अन्य नाम भी रहता है हमारे पास में चंद्रभागा। और ये जो ऊपर से झेलम आ रही है ना, ये क्या करेगी भाई? इसमें चेनाब नदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है? झेलम। और ये हमारे पास में कौन सी नदी आ रही है? चेनाब। चेनाब के बाद में नेक्स्ट नदी कौन सी थी हमारे पास? क्या चीज? फिर हमारे पास में आगे चलेंगे तो यहीं से एक रोहतांग दर्रे के पास से नदी निकलेगी, रावी। और ये रावी भी कुछ इस प्रकार से आ रही है और आगे चलकर किस में मिल जाती है? चेनाब नदी में मिल जाती है भी रावी। फिर हमारे पास और आगे बात करेंगे, यहीं पर हिमाचल प्रदेश में कुछ सीमा पर एक दर्रा बना हुआ था, सीप किला दर्रा। और यहीं से हमारे पास में एक झील और आती है जिसका नाम आता है राकसताल झील। राकसताल झील। और यहां से कौन सी नदी निकलती है? सतलुज। इस रावी को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं भाई। हाँ, रावी। यहां से कौन सी नदी आएगी हमारे पास में? सीप किले दर्रे के द्वारा सतलुज आती है अभी। और सतलुज से ऊपर भी हमारे पास में एक ब्यास कुंड से एक नदी आएगी, ब्यास नदी। ये पंजाब के हरिके नामक बैराज में क्या करती है अभी? ये थोड़ी थोड़ी जगह भी क्या करें, इनमें जगह ही थोड़ी थोड़ी है। एक मिनट रुको। यहां से चंद्रभागा से दो जलधाराओं से हमारे पास में कौन सी निकलेगी? चेनाब। ठीक है, चेनाब। और उसके नीचे हमारे पास में रोहतांग दर्रा से निकलेगी एक रावी नदी, और ये भी पाकिस्तान में चली जाएगी भी, रावी नदी। और नेक्स्ट में राकसताल झील से सीप किले दर्रे के द्वारा कौन सी नदी आएगी? सतलुज। और ये सतलुज भी क्या करती है? पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी में मिल जाती है। और इसी के ऊपर से एक जगह और आएगी, यहां पर जगह आती है व्यास कुंड। और व्यास कुंड से एक नदी आएगी व्यास, और ये पंजाब के एक जगह आती है हरिके नामक बैराज। हरिके नामक बैराज। यहां पर ये कौन सी नदी आ रही है? सतलुज। क्या चीज? कौन सा? ये व्यास कुंड से एक जगह है व्यास कुंड, और यहां से नदी निकलती है व्यास नदी। और ये हरिके नामक बैराज में कहां पर आ जाएगी? सतलुज नदी में मिल जाती है। कोई बात नहीं, आप बाद में बना लेना, समझ समझ के एक बार आप रफली नोट कर लो भी इसको। जो बातें बोली गई है यही चीजें। ज्योग्राफी का मेन सुख तो क्या है? जो चीजें यहाँ पर दर्शाई जा रही है, जो पढ़ाई जा रही है, एज इट इज हमें वहां पर मिलती है। जो इतिहास पढ़ रहे हो आज से भाई 1000-2000 साल पहले कौन आया, कौन लड़ लड़ा के यहाँ से चला गया, किसी का पता नहीं, भी सब काल्पनिक स्टोरी है।
लेकिन जब हमारे पास में नदी ज्योग्राफी का जिक्र करेंगे तो यहाँ पर ये नदियां क्या हुई आज भी बह रही हैं, कोई पर्वत श्रृंखला है वो भी हमें एज इट इज वहीं पर मिलेगा, कोई आगे पीछे नहीं हुआ है भाई। ये हो गया भी नोट कहीं ना कहीं, चलो हो गया तो अच्छी बात है। यहां से हमारे पास में बात करेंगे, अब हेडिंग डालिए सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बारे में क्या क्या चीजें रहेंगी, जो चीजें हमने यहाँ पर देखी है उन्हीं के बारे में दोबारा से नोट करना है, और हमें करना क्या है अलग से। सबसे पहले तो आता है इसकी लंबाई कितनी आएगी सिंधु नदी की। एक बार दोबारा से यहां से देखें क्या, 1 मिनट के लिए। यही आ रहा है क्या, जो चीजें बढ़ाई थी अभी हाल फिलहाल में सिंधु आ रही है, सिंधु के नीचे झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है और सतलुज है। तो सबसे पहले हेडिंग डाली है हमारे पास सिंधु नदी। इसकी लंबाई का जिक्र आता है, एक बार पहले ही प्रश्न पूछा गया कि इसकी लंबाई कितनी आएगी, तो ये 2880 किलोमीटर। लंबाई 2880 किलोमीटर। अगर हम उद्गम की बात करेंगे, उद्गम कहां से होता है, मानसरोवर झील के पास सिनका वाव एक जगह है, हिमनद से निकलती है। और दमचौक के पास भारत में प्रवेश करती है। तथा चिल्लास नामक जगह से पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए अरब सागर में गिरती है। चिल्लास नामक जगह से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में बहते हुए कहां पर जाएगी, अरब सागर में गिरती है अभी। और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरेगी। यह नदी कितने देशों में बह रही है, एक बार सीधा सिंपल प्रश्न पूछा गया, सिंधु नदी कितने देशों में बहती है, तो 3 देशों में बहती है। अभी 3 देश कौन से आ रहे हैं हमारे पास में, चीन आएगा, भारत आएगा और पाकिस्तान आएगा। यहीं पर लिख लीजिए भाई, सिंधु नदी तीन देशों में बहती है। कौन से आते हैं, पहले नंबर पे आएगा चीन, भारत, और पाकिस्तान। ये 3 देश आते हैं। बातें ये तो समझ में आ रही होगी सही आसानी से कि ये मानसरोवर के पास
सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है, उसके बाद दमचौक के पास भारत में प्रवेश करेगी और चिल्लास नामक जगह से पाकिस्तान में एंट्री करती है और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरेगी। और गिरने से पहले ये डेल्टा का निर्माण भी करती है। चलो डेल्टा क्या होता है वो बाद में देखेंगे। और कितने देशों में बह रही है ये? 3 देशों में बह रही है। अब हमारे पास में थोड़ा बहुत और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन से 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बह रही है? कौन से 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बह रही है? जब शुरुआत आई थी हमारे पास में काराकोरम आया था, काराकोरम के बाद में लद्दाख आता है, लद्दाख के बाद में कौन सा आता है? जास्कर आता है। तो यह नदी भी जो लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहेगी भाई, लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहती है। तो इसके मध्य से बहने के कारण क्या होगा? जो ले शहर है ये कौन से तट पे स्थित हो जाता है? इसके दाएं हो जाता है या बाएं हो जाता है भाई? यहां पर ये पानी अब इस फ्लो में बह रहा है। इस फ्लो में बहने के कारण क्या होगा भाई? जो ये तट होगा दायां होगा या बायां होगा? हमारे पास में बायां। तो यहां से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु नदी के किनारे ले कौन से तट पर स्थित है? तो ये हमारे पास में बाएं तट पर स्थित है। ले शहर बाएं तट पर स्थित है। ये कौन सा? दाएं होगा अभी ऊपर वाला तो ना, दायां होगा अभी, दायां होगा बिल्कुल। दाएं तट पर स्थित है। फिर हमारे पास इसकी सहायक नदियां करेंगे, दाएं ओर से सहायक नदियां आएंगी। कौन सी आती है? एक आएगी नुब्रा और फिर आती है श्योक। दाएं ओर की सहायक नदियां फर्स्ट पे आएगी हमारे पास में नुब्रा और सेकंड पे कौन सी होगी? श्योक। आप एक छोटा सा मैप बना लीजिए भाई। ये सिंधु नदी आ रही है, सिंधु से हमारे पास में श्योक नदी आएगी और श्योक की सहायक नदी कौन सी हो जाती है? नुब्रा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि नुब्रा किसकी सहायक नदी आएगी? श्योक की। और ये इनका उद्गम कहां से हो रहा है भाई? यहां से हमारे पास में ग्लेशियर मिलेगा सियाचिन। और ये हमारे पास में कौन सा ग्लेशियर आता है? रियो हिमानी। रियो हिमानी। यहां से हमारे पास में नदी आ रही है नुब्रा और नुब्रा की सहायक नदी, ये किसकी सहायक नदी है? श्योक की भी, श्योक नदी। ये बातें आ रही है। और श्योक किस में आ रही है? सिंधु में। ये प्रश्न पूछे जाते हैं भी। पहला प्रश्न तो ये पूछा गया सियाचिन का पानी कौन सी नदी में आता है? नुब्रा नदी में। नुब्रा किसकी सहायक नदी है? श्योक की। और श्योक किसकी सहायक नदी आती है? सिंधु की। कर लिया नोट? अब इस पे भी एक परियोजना भी बनी हुई है, उसके बारे में भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। परियोजना। और परियोजना का नाम भी बड़ा अजीब है भी। उस परियोजना का नाम है निमो बजागो परियोजना। निमो बजागो परियोजना। और ये है कहां पर भाई? लद्दाख में। परियोजना लद्दाख। निमो बजागो परियोजना सिंधु नदी पर है। और कौन सी जगह पर होगी? लद्दाख में, क्योंकि ये लद्दाख में बह रही है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य में बहती है। तो यही से एक सहायक नदी और भी आ जाती है। अभी आपने जास्कर पर्वत श्रेणी जब हम पढ़ रहे थे, एक तो भौगोलिक विभाजन किया और एक प्रादेशिक विभाजन किया, उनका कहीं कोई किसी भी प्रकार से जिक्र नहीं हुआ था। लेकिन जास्कर पर्वत श्रेणी से एक नदी आती है जास्कर, और यह भी सिंधु की सहायक नदी आती है अभी।
वो कौन से तट से होगी? बाएं ओर से सहायक नदी आएगी जास्कर, जो कि मुख्य नदी नहीं है। बाकी तो बाएं ओर से सारी की सारी पांचों सहायक नदियां आ जाती हैं। झेलम आएगी, चेनाब आएगी, रावी आएगी, व्यास आएगी, सतलुज आएगी। लेकिन ये छोटी नदी है जास्कर, और ये कहां से आएगी हमारे पास में? यहीं पर नोट कर लो भी, बाएं ओर से सहायक नदी की सहायक नदी, यह सिंगल नदी है जिसका नाम आ रहा है जास्कर, जिसका नाम आएगा जास्कर। ये चीजें रहती है। अब हमारे पास में जो बाएं ओर से 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, वो कौन सी आती हैं? प्रमुख सहायक नदियां। सिंधु की बाएं ओर से प्रमुख 5 सहायक नदियां। सबसे पहले नंबर पे कौन सी आएगी? झेलम। झेलम के बाद सेकंड नंबर पे आएगी हमारे पास में चेनाब। चेनाब के बाद में हमारे पास में थर्ड नंबर पे आएगी रावी। रावी के बाद में फोर्थ नंबर पे आएगी व्यास, और व्यास के बाद में 5वें नंबर पे आती है हमारे पास में सतलुज। ये 6 नदियां हैं, इनका आपको क्रम के अकॉर्डिंग भी याद होनी चाहिए भी। सिंधु आ रही है, झेलम आएगी, चेनाब आएगी, रावी आएगी, व्यास आएगी। एग्जामिनर भाई बहुत अच्छे से प्रश्न पूछता है कि ये आप उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाइए या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में लगाइए भी। किसी भी प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, और पूछा गया है भी, और इसी प्रकार से क्रम में चलेगा, और नदियां देगा 6 की बजाय 3 ही, कि पहले सिंधु दे दी, उसके बाद में चेनाब का जिक्र करेगा और व्यास का जिक्र करेगा, यानी कि एक एक के गैप पे करेगा। तो हमें अगर 6 की 6 याद है, उत्तर से दक्षिण की और याद है, या दक्षिण से उत्तर की ओर याद है, कैसे भी हो एग्जामिनर पूछे तो हमें किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये चीजें हमारे पास में सिंधु नदी अपवाह तंत्र। और सिंधु के बाद में नेक्स्ट नदी कौन सी आएगी हमारे पास में? झेलम। सिंधु के बाद में कौन सी नदी आएगी? झेलम। और झेलम के हम उद्गम की बात करेंगे तो हमारे पास मध्य हिमालय आया था। मध्य हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक था? पीर पंजाल की पहाड़ियों से लेकर यानी कि महाभारत रेंज तक फैला हुआ था। तो झेलम नदी अब हमारे पास में, जो हम उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं, तो काराकोरम का जिक्र भी सिंधु में आ चुका है, लद्दाख का भी जिक्र किस में आ चुका है? सिंधु में आ चुका है। जास्कर का भी जिक्र सिंधु में आ चुका है। जो कैलाश पर्वत था वो तो भारत से बाहर ही था। और उसके बाद में महान आया, और महान के बाद में मध्य आता है। मध्य में पीर पंजाल की पहाड़ियां आती हैं, और पीर पंजाल की पहाड़ियों के पास में झेलम नदी का उद्गम होता है। और कहाँ से होगा? उनकी एक जगह आती है वेरीनाग, और वेरीनाग जगह है, और उसमें एक झील है शेषनाग। शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। अभी आप हेडिंग डालिए झेलम। पीर पंजाल की तलहटी, इसका मतलब क्या होगा? पीर पंजाल की तलहटी में वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है, के पास शेषनाग झील से निकलती है। उसके बाद ये क्या होगा भाई? जैसे ये नदी निकली, निकलने के बाद में इसी के किनारे पर एक शहर आ जाता है श्रीनगर, और श्रीनगर आएगा। श्रीनगर आने के बाद में एक झील और आएगी, बुल्लर झील। ये बुल्लर झील को जल प्रदान कर, फिर हमारे पास में इस मैप से देख लेते हैं दोबारा से भी, आसानी से समझ में आ जाएगी कहां कहां से चल रही है ये। झेलम इसमें नहीं है भाई।
इन्होंने इस मैप को ड्रा नहीं किया अभी ठीक से, अगर ड्रा किया होता ना तो ये जो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से होना चाहिए था। बात समझ लेंगे, कोई बात नहीं, ये इस प्रकार से होना चाहिए था कुछ, यानी कि ये हमारे पास में ब्लू वाला नहीं है, ये नदी इस प्रकार से चलती है अभी, यानी कि इसका उद्गम कहां से हुआ है। एक झील आती है हमारे पास में शेषनाग, शेषनाग झील से निकलती है, निकलने के बाद में इसी के किनारे पर श्रीनगर आता है, श्रीनगर के बाद में एक झील आएगी बुल्लर झील को जल प्रदान कर। बुल्लर झील को जल प्रदान करने का मतलब क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं ऊंचाई से तो झील आ रही है, ये नदी आ रही है और रास्ते में क्या हो गया, कोई बड़ा सारा गड्ढा आ गया, बड़ा सारा गड्ढे को हम क्या बोलते हैं, अभी झील बोलते हैं। झील का मतलब क्या होता है भी, हमारे पास में तालाब होगा उसका आकार छोटा होता है, अगर उसी को हमारे पास में ज्यादा बड़ा आकार दे दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे। तो इस झील को ये क्या करती है, जल प्रदान करती है, और प्रदान करने के बाद में पुनः से चल जाएगी। जैसे ये ऊंचाई से कोई नदी आ रही है और इसके रास्ते में कोई बड़ा सारा गड्ढा आ गया तो ये गड्ढा भरेगा कभी ना कभी, और भरने के बाद में ये इसका पानी नीचाई की तरफ से दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएगा। यही कहना चाहते हैं कि ये बुल्लर झील को जल प्रदान कर आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के साथ साथ ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है। और ये कितनी नदियां सीमा बनाती है, और इस नदियां सीमा की लंबाई आती है 170 किलोमीटर। ये एग्जाम में पूछी गई थी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो झेलम नदी है कितनी लंबी नदियां सीमा बनाती है। तो ये हमारे पास में नोट करेंगे भी इसको, उसी में चलेंगे, बात समझने की आ रही है। 170 किलोमीटर नदियां सीमा बनाती है, और उसके बाद में ये पाकिस्तान में जाएगी, और पाकिस्तान में जगह आती है जंग, और ये जंग में क्या होती है भाई, चेनाब नदी में मिल जाती है। ये बात आ रही है अभी समझने वाली, इसमें वही है, उसी में नोट कर लेंगे, यहां अलग से नोट करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या क्या बात आ रही है कि झेलम नदी का उद्गम शेषनाग के पास, वेरीनाग के पास शेषनाग झील से इसका उद्गम हो रहा है। उद्गम होने के बाद में श्रीनगर के किनारे से बहती है, बुल्लर झील को जल प्रदान करती है, और उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के मध्य में 170 किलोमीटर लंबी नदियां सीमा बनाती है, और उसके बाद पाकिस्तान के जंग के पास में ये क्या कर जाती है अभी, चेनाब नदी में मिलती है। ये लाइन है, और इन लाइनों से 4 प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी अब तक। शेषनाग झील से निकलती है, श्रीनगर के किनारे बहती है, श्रीनगर के किनारे बहती है, और बुल्लर झील को जल प्रदान कर भारत और पाकिस्तान के मध्य 170 किलोमीटर लंबी नदियां सीमा बनाती है। 170 किलोमीटर नदियां सीमा बनाती है, और पाकिस्तान में जंग के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। जंग एक जगह है पाकिस्तान में या पाकिस्तान के जंग में चेनाब में मिल जाती है। ये इनसे खास बातें रहेंगी। प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं कि इसका उद्गम कहां से होता है, शेषनाग के झील से, इसके किनारे शहर या श्रीनगर किस नदी के किनारे आता है, तो ये झेलम नदी के किनारे आएगा। और बुल्लर झील
कौन सी नदी के किनारे या बुलर झील को कौन सी नदी के द्वारा जल प्राप्त होता है, तो ये झेलम नदी के द्वारा ही प्राप्त होता है। और कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के मध्य में नदीय सीमा का निर्माण करती है, तो झेलम नदी इस सीमा का निर्माण करती है। ये चीजें चल रही है। अब इसी में हमारे पास में इसकी दो सहायक नदियां आती हैं, और सहायक नदियां कौन सी आएगी, एक आती है किशन गंगा और सेकंड पे आती है लीदर। दोनों की दोनों एक ही एग्जाम में पूछी गई कि किशन गंगा और लीदर किसकी सहायक नदियां हैं, वो झेलम की सहायक नदियां हैं। उससे पहले हम इस पे अगर जो परियोजनाएं चल रही है उनके बारे में बात करें तो वो ठीक रहेगा भाई। नेक्स्ट में चलेंगे, इस पे परियोजनाएं आ रही हैं। परियोजना तुलबुल व उरी प्रोजेक्ट, हाँ जी प्रोजेक्ट। और एक बांध भी बना हुआ है इस पे भी, बांध जिसका नाम आता है मंगला डैम, या हम कह सकते हैं कि मंगला बांध। उरी है ये, उरी जगह है। मंगला डैम क्या हो गया भाई, उरी जगह का नाम नहीं सुना? हाँ, उरी हमला हुआ था एक बार। हाँ जी, उरी में, उरी एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का। मंगला डैम। अब इसकी सहायक नदी आएंगी, सहायक नदी ये कहां पर है अभी, दोनों की दोनों जम्मू कश्मीर में है। सहायक नदियां किशन गंगा, और ये गंगा वर्ड है ना भाई, गंगा वर्ड आपको बहुत परेशान करेगा। पता नहीं कितनी जगह पे आएगा भाई, कौन सी किसकी गंगा है, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, गंगा राम गंगा, उसके बाद में आदिवासियों की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, और वर्ल्ड में जाएंगे तो भाई इटली की गंगा, और कहीं ना कहीं और कहीं गंगा। इस गंगा वर्ड को अभी साथ साथ में नोट करते चलिए भाई, बहुत परेशान करने वाला है। किशन गंगा और लीदर नदी, ये द और उसके साथ में ही आधा द है भाई, ये साथ में आधा द, लीदर नदी। और इसी पर भाई जो किशन गंगा है ना, इसी पे किशन गंगा परियोजना बनी हुई है जम्मू कश्मीर में। यह प्रश्न भी पूछा गया था भाई, किशन गंगा नदी पर एक परियोजना बनी हुई, इसी के नाम पे आसान है परियोजना, किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर। ये बातें समझ में आ रही है या वैसे लिखती जा रही हो भाई, बात बढ़ रही है क्या? किस किस को भाई बातें समझ में नहीं आ रही? और एनीवन? ऐसी कोई बात नहीं है कि जिससे आपको समझ में ना आए। इसमें सबसे ज्यादा समस्या तो ये है कि आपको हिमालय नहीं आता। अगर बेसिक आपको कमजोर है तो इसमें भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हिमालय मैंने जब शुरुआत की थी तब बहुत बार बोला था कि इसको आप अलग अलग अभी कर लीजिए, बाद में आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी, क्योंकि नदियां निकालेंगे तो इसी पहाड़ियों से निकलेंगी और इन्हीं के किनारों पे कोई ना कोई शहर होगा या कोई और चीजें होंगी। ये हमारे पास में सिंधु नदी उपवा तंत्र है, कौन से हिमालय से बह रहा है? अगर ये बात पूछ भी लाई जाए तो ये कौन से हिमालय में बह रही है अभी? पंजाब हिमालय में। पंजाब हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक था हमारे पास में? ये सिंधु से लेकर सतलुज तक था। उन्हीं के मध्य में कहीं ना कहीं चीजें, उन्हीं पहाड़ियों से पीर पंजाल का जिक्र भी हमने किया था, जास्कर का भी जिक्र हमने किया था, लद्दाख सरणी का भी जिक्र हमने किया था, काराकोरम सरणी का भी जिक्र किया, उसके ग्लेशियर आ रहे थे उनका भी हमने जिक्र किया था। अब क्या है भाई, अगर उनके लोकेशन याद है तो उनके मध्य में से तो हमें कुछ पानी तो गुजारना है, जल्द आ रही तो गुजारनी है, वही तो ये चीजें आ रही हैं भाई। और कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई मैं ये मानूंगा कि हद से ज्यादा तो भाई आपका बेसिक कमजोर है तब की, क्योंकि जो ज्योग्राफी मेरे हिसाब से करवाई जाती है ना, जो ये अब की जितने क्लासें हो चुकी हैं 10 से 12, अब वो उनका बेस है। आगे की कोई भी क्लास हो
उन सभी 12 की 12 क्लासों का जिक्र होगा। अगर आपको वो याद नहीं है तो भाई उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हर क्लास में जिक्र होगा कि उस क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, आपको याद है या नहीं है, अभी हमारे पास में वो चीज़ वहाँ पर आई थी। आप बोलोगे तो ठीक है, जो स्टूडेंट बोलता जाएगा, जो बताता जाएगा, उनको तो समझ में आ रहा है भी, बाकी तो सभी ऐसे ही बैठे हैं। सिलेक्शन 1% का ही होता है, बाकी तो सभी कोचिंग लेने के लिए आते हैं। वो 1% आपको देखना है भी उसमें आना है या नहीं आना है। वरना अब तक तो यहाँ से कम 2,500 स्टूडेंट कोचिंग ले चुके हैं 2018 से, और सिलेक्शन वाले इस समय कितने थे भाई? उनमें से 1% भी नहीं थे जो हमारे पास में प्रोग्राम हुआ था होली से पहले। तो भाई कुछ अपने आप में भी अलग करना पड़ेगा, जो चीजें करवाई जा रही है उसको याद करना पड़ेगा, वही उनकी बेस होती है। ऐसे नहीं है कि भी चलो ठीक है ज्योग्राफी चल रही है तो मैथ की तरह भी हमें परसेंटेज ने कर लिया तो आगे के चैप्टर आने स्टार्ट हो जाएंगे भी, या अगर वो नहीं किया तो आगे के नहीं आएंगे। इसी प्रकार से हर चीज अपने आप में बेस होती है। जो भौगोलिक विभाजन था उन्हीं में से हमारे पास में तो चीजें चल रही है, जो आगे तो और भी चलेगा हमारे पास में, तो उनसे कहीं ना कहीं खनिज निकालेंगे। मैं सीधा सिंपल बताऊंगा, अभी इस पहाड़ी से निकल रहा है, अगर वो पहाड़ी आपको याद नहीं है तो भाई इसमें तो कसूर आपका ही है, मेरा तो उसमें कोई कसूर है नहीं। हद से ज्यादा तो टाइम ले दिया है। वरना आप किसी भी कोचिंग सेंटर में चले जाना, 30 घंटे से ऊपर की ज्योग्राफी को कोई भी टीचर नहीं देता है। बस वही चीजें होंगी जो आपके यारे प्यारे कहीं ना कहीं फतेहाबाद को छोड़कर हिसार, दिल्ली या कहीं कोचिंग ले रहे हैं, उनसे पता कर लेना या उनकी कॉपी नोट कर लेना कि कैसे करवाते हैं, क्या चीज़ करवाते हैं। कोचिंग का हमारे पास में एक ही रूल होता है कि कितना पढ़ना चाहिए। जो चीज़ हमारे पास एग्जाम में पूछी जा रही है, पूछी गई है और एक आगे पूछे जाने की संभावना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। वरना वहाँ पर क्या होगा, जो पूछी जा रही है वो बता दी जाएगी और आगे ये बात बोल दी जाती है कि किताब ले लो, और किताब में ये चीज़ें होती हैं 10 ऊपर से, सारी की सारी नई चीज़ मिलेंगी और उसमें एक जाल से के अंदर स्टूडेंट भाई उलझ के रह जाता है। चीज़ें भाई 3 ही चीज़ें पढ़नी है हमें, और उन चीज़ों को भी हम आसानी से पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग घर जाकर नहीं पढ़ रहे या भाई ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप में ओवर स्मार्ट बन रहे हो, भाई यूट्यूब के चक्करों में हो, तो भाई सब समय के अनुसार अपने आप को पता लग जाता है भाई हमने कितना पढ़ा है। ये 2 नदियां पढ़ ली हमने, कौन सी? सिंधु और झेलम। जो बची हुई 4 नदियां हैं उनको हम भाई नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आप आसानी से समझ लेना इन बात को, और समझने के बाद में ही देखेंगे, आगे वाली चारों की चारों आसानी से समझ में आ जाएंगी आपको। चलो ठीक है भाई।